कालेबुङमा राजु विष्टको समर्थनमा बीजेपी राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले गरे चुनावी जनसभालाई सम्बोधन। अमित शाहले भने केन्द्रमा फेरि बीजेपीको सरकार आउन निश्चित, बङ्गालमा दिदीको जानु तय। दार्जिलिङमा अमरसिंह राईको समर्थनमा तृणमूल सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीले गरे चुनावी जनसभालाई सम्बोधन। ममता ब्यानर्जीले भने बङ्गालमा यसपालि पनि टिएमसीकै जित हुनेछ, अमरसिंह राईको विजय निश्चित। नमस्कार, गोर्खा च्यानलको न्यूज बुलेटिन समाचार टाइम्समा यहाँलाई स्वागत छ। भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले सर्वप्रथम दार्जिलिङ पहाडमा आएर आफ्नो सम्बोधन राखे। दार्जिलिङ लोकसभा समष्टिबाट भाजपा उम्मेद्वार राजु विष्टको चुनाव प्रचारमा आएका अमित शाहले आज बिहिबार कालेबुङको डाक्टर ग्राम्स होमस्थित रोनाल्डसे मैदानमा भारी चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्दै टिएमसी पार्टीको तीव्र आलोचना गर्दै बीजेपी प्रार्थी राजु विष्टलाई भोट दिनुपर्ने अपिल गरे। गोरामुमो संस्थापक नेता स्वर्गीय सुभाष घिसिङलाई आफ्नो सम्बोधन समर्पित गर्दै सुरु गरेको आफ्नो सम्बोधनमा बीजेपी राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले तृणमूल पार्टी अनि तृणमूल नेत्री ममता ब्यानर्जीमाथि यस दिन चौतर्फी वाक हमला गरे। उनले पाकिस्तानको बालाकोटमा भएको हवाई हमलापछि पाकिस्तान अनि तृणमूल दफ्तरमा रुवाबासी भएको व्यङ्ग्य कस्दै एनआरसीको मुद्दा साथै अनुप्रवेशकारीको समस्या इत्यादि विषयहरूलाई उठान गर्दै ममता ब्यानर्जी सरकार अनि तृणमूल पार्टीको कटु आलोचना गरे। भारतीय गोर्खाहरूप्रति बीजेपी पार्टीको श्रद्धा रहेको उल्लेख गर्दै अमित शाहले यसबाजी दार्जिलिङ लोकसभा समष्टिबाट एकजना गोर्खा उम्मेद्वार राजु विष्टलाई उठाएको ताकि दुधमा चिनी मिसिएको जस्तो भएर उनले कार्य गर्न सकुन् भनी बताए। यसका साथै भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूको हितका निम्ति आफ्नो राष्ट्रिय चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको कुरालाई पनि अमित शाहले आजको जनसभामा बढी फोकस दिएका छन्। देशमा एकपल्ट फेरि नरेन्द्र मोदीको अगुवाईमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार आइरहेको ठोकुवा गर्दै बीजेपी सुप्रिमो अमित शाहले नरेन्द्र मोदीको सरकारले यसबाजी आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गरेरै छोड्ने बताए। बीजेपी दार्जिलिङ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष मनोज दिवानद्वारा सञ्चालित चुनावी जनसभालाई मोर्चा केन्द्रीय प्रवक्ता बीपी बजगाई, गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बा, कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्री, गोरानिमो अध्यक्ष दावा पाखरिङ, गोजमुमो कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर लोप्साङ लामा लगायत उम्मेद्वार राजु विष्टले सम्बोधन गरेका थिए। अपरझट आयोजित बीजेपीको यस चुनावी जनसभामा पहाडबाट भाजपाका समर्थक दलहरू गोरामुमो, गोजमुमो, विमल खेमा लगायत क्रामाक्पा, गोर्खालीग, सुमेटी मुक्ति मोर्चा, जीएसएस लगायत अन्यान्य सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू साथै भारी सङ्ख्यामा जनताको उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङ लगायत दार्जिलिङ, खरसाङ, सिलगढी, बागडुग्रा, मिरिक तथा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिसहरू भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह अनि उम्मेद्वार राजु विष्टको सम्बोधन सुन्न यस दिन कालेबुङको रोनाल्डसे मैदानमा उपस्थित भएका थिए। आज दीदी के इतने दमन के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ पर आए हुए मेरे जान से भी प्यारे मेरे गोरखा भाइयों और बहनों, आपको मैं पहली बार ये पहाड़ी पर आने का मुझे मौका मिला है और कालेबुङ की ये विशाल जनसभा में मैं मेरा संबोधन शुरू करने के पहले महान नेता सुभाष घिसिङ जी के चरणों में मेरी स्मृति समर्पित कर मेरी बात ये पहाड़ की समस्याओं के लिए, ये पहाड़ की जनजातियों की समस्याओं के लिए सालों से संघर्ष कर जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वो सभी गोरखा भाइयों बहनों को विनम्र श्रद्धांजलि पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से
देकर मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, आज प्रथम चरण का चुनाव चालू है। बड़ी जोर शोर से मतदान हो रहा है। अलीपुरद्वार और कूच बिहार, ये दोनों सीटों पर मतदान हो रहा है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बड़ी मात्रा में मतदान मथक तक पहुंचे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार दीदी कितने भी सितम ढाए, 26 तारीख को दीदी का जाना तय है, ये मान कर। जिस दिन मतगणना होगी, भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें, 23 से ज्यादा सीटें बंगाल के अंदर जीतेगी। उसी दिन ममता दीदी की सत्ता का मृत्यु घंट बजना तय है। मैं आपको कहना चाहता, सुभाष सिंह जी से लेकर आज तक आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, जो यातनाएं उठाई है, जो वेदनाएं उठाई है, ये सारी यातनाओं, वेदना और संघर्ष का अंत 26 मई को होने वाला है। 26 मई को कोई कितने भी जुल्म कर ले, सत्य के सामने जीत नहीं सकता। और सत्य मेरे गोरखा भाइयों के साथ खड़ा है, मेरे पहाड़ी पर बसने वाले लोगों के साथ। ये आपका विजय निश्चित। गोरखाओं की वीरता, दार्जिलिंग की चाय, लोकगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध ये पहाड़ियां शांति और अमन का संदेश देने वाली। यहाँ हरी भरी वादियां, लहलहाते पेड़, सूर्य देवता का यहाँ शीतल काल के साथ आना, ये यहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट ला सकते हैं। मगर ममता दीदी ने, अत्याचारों ने इन वादियों को तबाह कर रख दिया है। आज अनेक गोरखा परिवार, अनेक यहाँ के बासिंदे अपना घर छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हुए। मैं आपको नेताओं को बार बार दिल्ली में मिला, उनकी आंख में वेदना को देखा है। उनकी आंख में अपने मादरे वतन से दूर जाने की तड़प को मैंने अनुभव किया है। सैकड़ों गलत केस उन पर लगा दिए, उनको जेल में डालने के षड्यंत्र करे। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह इस सभी नेताओं के साथ खड़ी है। हमें किसी आज नहीं तो कल उनके साथ न्याय जरूर होने वाला। मित्रों, मैं ये बताने के लिए आया, ये पूरा बंगाल जो एक जमाने में शांति का संदेश देता था, विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दास, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्र ठाकुर और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल को ममता दीदी ने आज लूट खसोट का केंद्र बनाकर बंगाल की जनता अब यहाँ परिवर्तन के लिए तैयार। मित्रों, आज मैं आपको ये कहने जब आया हूँ तब इतना ही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी। अभी हमने हमारा घोषणा पत्र घोषित किया है और घोषणा पत्र घोषित करने के अंदर हमने कहा है कि जो गोरखा उपजातियां बची है, दूसरी बार मोदी सरकार बनने के साथ ही वो सभी की सभी गोरखा उपजातियों को हिंदुस्तान भर में ट्राइबल का, आदिवासी का स्टेटस देने का काम ये दीदी डराती है। केरला से गोरखाओं को आपत्ति आती है। मैं स्पष्ट करने आया हूँ, मुझसे भी सवाया कोई हिंदुस्तानी है, मुझसे भी अधिक कोई हिंदुस्तानी है तो मेरा गोरखा भाई है। इसको कभी देश को बाहर कोई नहीं। सैकड़ों युद्धों के अंदर वीरता के साथ लड़कर
मां भारती के लिए खून बहाने वाली ये वीर पराक्रमी गोरखा जाति को कौन विदेशी कह सकता है? ममता दीदी, आप मत फैलाइए इनको। हम कहेंगे, मैं कहना चाहता हूं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। गोरखाओं तो डरने की जरूरत जरा भी नहीं है। इसके अलावे भी जितने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं वो शरणार्थी है। सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। यदि आपकी इच्छा नहीं है कि गोरखा भाइयों को, शरणार्थी हिंदू भाइयों को, शरणार्थी माइनॉरिटी को नागरिकता मिले, इसलिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया आपने राज्यसभा में इसका विरोध किया, मगर आपका विरोध बहुत चलने वाला नहीं। 2020 में राज्यसभा में भी भाजपा का बहुमत होने जा रहा है। काम को नसीब ये पहाड़ियां पूरे बंगाल के अंदर जितने भी शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, नेपाल से कोई आया है, इस सारे लोगों को नागरिकता देने का काम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करने वाला है। आज मैं आपको बताने कि पूरे देश भर के अंदर चुनाव चल रहा है। पूरे देश भर के अंदर नई सरकार चुनने का एक माहौल। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरे देश में घूमते 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 आज ये पहाड़ियों की चोटी पर आया। मैं जहां पर भी गया एक ही नारा लगता है, मोदी 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 मोदी। और मोदी मोदी का जो नारा लगता है वो बताता है कि देश की जनता तय कर चुकी है कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप लोगों का क्या फैसला है? जरा जोर से बोलो, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? जरा जोर से बोलो, कौन होगा? और जोर से बोलो, कौन होगा? यही आवाज पूरे देश के अंदर आती है, क्योंकि जो दो खेमे पड़े हैं, एक और देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर सत्ता के लिए एकत्रित आए हुए स्वार्थियों का टोला है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, आप कह तो रही हो कि गठबंधन को वोट दो, गठबंधन को वोट दो, गठबंधन को वोट दो। आपका गठबंधन किसके पास है? किसके साथ है? कांग्रेस भी आपके खिलाफ लड़ रही है, कम्युनिस्ट भी आपसे परेशान है। ममता दी के साथ कोई खड़ा रहने को तैयार नहीं। तो इनका ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। ये देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता चाहते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के लिए सत्ता चाहते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर हर जगह पे विकास के कार्यक्रम आगे बढ़ा है। मित्रों, चाय बागान के मजदूरों के लिए श्रम योगी मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद हर मजदूर को 3000 रुपया पेंशन देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की। असम में हमारी सरकार बनी, असम में भी चाय बागान है। वहां असम की सरकार ने 2500 रुपया 2 बार हर बैंक अकाउंट में जमा कर चाय बागान वालों को मदद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, आपने चाय बागान के मजदूरों के लिए क्या किया? इसका हिसाब हर चाय बागान के मजदूर की बहन जो गर्भवती होती है उसको 12,000 रुपया
आसाम की सरकार देती है। बंगाल में कुछ मिलता है भैया, बताओ जरा, मिलता है? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ममता दी की सरकार नहीं देगी। एक बार नरेंद्र मोदी को 23 सीटें बंगाल में से दे दो, हम ही करेंगे। 20,000 से ज्यादा चाय बगान वाले को असम सरकार ने स्मार्टफोन दिया, उनके बैंक अकाउंट खुला दिए, इनकी मजदूरी सीधी अब बैंक अकाउंट में जमा होती है। बीच में कोई बिचौलिया अब उनका कमीशन नहीं ले जाता है। ऐसी व्यवस्था बंगाल में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हर चाय बागान वाले को अगली सरकार बनने के बाद 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। किसी भी चाय बागान के मजदूर को, उनके परिवार को, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, लकवा हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, किसी का गुर्दा बदला ना हो, लीवर बदला ना हो, चाय बागान का कहां से खर्चा कहां से? अब किसी को खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। मित्रों, हमने उड़ान के अंतर्गत सिलीगुड़ी और गंगटोक के हवाई अड्डे को जोड़ने का काम किया। और मित्रों, हमने कहा है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो लघुतम वेतन के लिए, न्यूनतम मजदूरी के लिए, चाय बागान की समस्या के समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाएंगे जो 3 ही महीने में इसकी रिपोर्ट देगी और मेरे चाय बागान वालों को आगे की दिशा में ले जाएगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, मगर ममता बनर्जी की सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने बंगाल को बम धमाकों की गूंज के अंदर चुप कर दिया। हर जगह उनकी सिंडिकेट, हर जगह माफिया, गौ तस्करी, अफीम और नारकोटिक्स की तस्करी, घुसपैठ कराना, देश विरोधी तत्वों को अपना पीठ पर हाथ रखना और राष्ट्र प्रेमी गोरखाओं को परेशान करना, यही बंगाल की मुख्यमंत्री का काम है। यही बंगाल के मुख्यमंत्री का काम। मित्रों, अभी तृणमूल कांग्रेस के पुलिस वालों ने ढेर सारा गोलीबार कर हमारे 2 कार्यकर्ताओं को मार देने का काम किया। बंगाल के अंदर 60 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का काम एक तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने। ममता दीदी, आप क्या मानते हैं? निर्दोष गोरखाओं पर अत्याचार कर, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर आप बंगाल की आवाज को दबा दोगी? आप दबा नहीं पाओगी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अन्याय के सामने लड़ना हमारा स्वभाव है। हम अंत तक लड़ाई लड़कर आपको हरा करेंगे। मित्रों, बंगाल के पूरे जिस प्रकार से लूट चल रही है, इसके बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा ठीक से मना पाए, सरस्वती पूजा न कर पाए, राम जन्मनवमी के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस प्रकार का बंगाल आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? अब यहाँ अगर परिवर्तन करना है तो हमारे नेता राजू बिष्ट को, राजू आ गया उधर, राजू बिष्ट को प्रचंड बहुमत दिया। हमने राजू को इसलिए टिकट दिया है, ये मैनेजमेंट का भी एक्सपर्ट है और मूल नेपाली है। आप लोगों के साथ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाएगा, इसलिए राजू को यहाँ पर दिया। अभी कश्मीर के अंदर चुनाव चल रहा है।
कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों साथ चुनाव लड़े। अभी ममता जी ने भी सारे विपक्ष को बुलाया तो उमर अब्दुल्ला आए। अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मित्रों, ये देश में 2 प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? ये इसलिए कहते हैं कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना। इस मंच पर से मैं ममता दी को पूछना चाहता हूँ, ममता दीदी आप बताइए उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ आप सहमत हो या नहीं? बताना चाहिए ना भाई। अरे ममता दीदी जो करे वो करे, मैं बता देता हूँ जब तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के शरीर के अंदर प्राण है, कश्मीर को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा के खिलाफ अभी पुलवामा में हमला हुआ, अपने 40 जवान शहीद हो गए। बंगाल के भी 4 जवान शहीद, 40 जवान शहीद होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 13वीं के दिन एयर स्ट्राइक करने का हुक्म दिया। अपने इंडियन एयरफोर्स के जांबाज जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर टेररिस्ट कैंपों पर हमला कर उनके फुर्चे उड़ाकर वापिस आ गए। एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। आप तो सब ताली बजा रहे हो। देश भर के अंदर खुशियां मनाई जाती थी, पटाखे चलते थे, मिठाइयां बढ़ती थी, शहीदों के जवान को फूल मालाएं चढ़ाई जाती थी, श्रद्धांजलि दी जाती थी। 2 जगह मात्र, 2 जगह। एक तो पाकिस्तान में मातम था, वहां तो होना ही चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दूसरा ममता बनर्जी के ऑफिस पर मातम था, छातियां पीट कर टीएमसी वाले हो गए। मुझे तो कई बार दिमाग में विचार आता कि ये क्यों रोक रहे, इनके मसेरे भाई लगते हैं क्या होते हैं? मित्रों, ये इसलिए हो रहे थे कि इनकी वोट बैंक टूटी। मित्रों, वो जितना भी बोला है वो बोले। ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की सुरक्षा के साथ कोई समाधान नहीं करेगी। पाकिस्तान से गोली आएगी, यहाँ बोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से। लोकसभा के अंदर जिनके सैनिक घुसने के लिए खड़े हो रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने फर्म स्टैंड लिया। राहुल बाबा, ममता जी सब कहते थे युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोदी जी चट्टान की तरह खड़े रहे और चीन को वापिस जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। भारतीय जनता पार्टी, मित्रों, हमें एनआरसी मिल गया। मुझे बताओ, घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चोरों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? पूरे नॉर्थ ईस्ट बंगाल में और पहाड़ियों की चोटियों पर ये जो घुसपैठिए घुसे हैं, वो दीमक की तरह हमारे देश को चाट रहे। हमने एनआरसी इसलिए लाए हैं कि घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल। ममता दी एनआरसी का विरोध करे। वो कह रही है वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्यों ममता दी? इनकी चिंता हो रही है। और 6000 परिवार आपके अत्याचार के कारण पहाड़ से बाहर जाकर आज रह रहे, इनकी चिंता नहीं हो रही है आपको? वो घुसपैठियों की चिंता हो रही है। मगर मैं बता देता हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है कि दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हिंदू और बौद्ध शरणार्थी आए हैं, सारों को ढूंढ ढूंढ कर भारत की नागरिकता देकर यहाँ के बासिंदे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
मित्रों, ये कहते हैं कि भारत के अंदर 370 की धारा रहनी चाहिए। मुझे बताओ, कश्मीर में से 370 की धारा हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? मोदी जी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कश्मीर से धारा 370 को हटा देगी। इसलिए मैं आज इस पहाड़ के ऊपर आप सभी से करबद्ध निवेदन करने आया हूं। पहाड़ की समस्या का समाधान ममता दीदी की सरकार को उठाना। गोरखाओं की 3 दशक के संघर्ष का विजय ममता दीदी को उखाड़ कर फेंक देने में है, और ममता दीदी को और कोई नहीं उखाड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उखाड़ सकते हैं और कोई नहीं। मुझे बताओ भाई, पहाड़ नरेंद्र मोदी जी के साथ है या नहीं? है या नहीं है? मोदी जी का समर्थन करोगे? हमारे राजू बीज को, यहाँ राजू बीज को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? भाजपा की सरकार बनाओगे? बंगाल में से अत्याचारी ममता दीदी को उखाड़ कर फेंक दोगे? गोरखाओं के जो परिवार यहाँ से नीचे जाना पड़ा है, सबको ऊपर लाने के लिए मतदान करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए मित्रों। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे मोदी सरकार। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे मेरे साथ, बोले फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा समर्थित टीएमसी उम्मेद्वार अमरसिंह राईलाई तपाईहरुको बहुमूल्य भोट दिनुहोस्। राज्य के मुख्यमन्त्री तथा टीएमसी सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीले बिहिबार दार्जिलिङमा आफ्नो चुनावी सम्बोधन यसरी सुरु गरिन्। टीएमसी उम्मेद्वार अमरसिंह राईको समर्थनमा यस दिन दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा मोर्चा अनि टीएमसीद्वारा संयुक्त चुनावी जनसभा आयोजित गरिएको थियो भने जनसभालाई प्रमुख रूपले मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गरेकी थिइन्। जनसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले भारतीय जनता पार्टीमाथि चौतर्फी हमला गरिन्। केन्द्रको बीजेपी सरकार अनि पार्टीले देशलाई छिन्न भिन्न पार्दै अधोगतिमा लगिरहेको, देशमा संवैधानिक अकाल आएको तथा विकासको रफ्तार रोकेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले यसपालि केन्द्रमा बीजेपीको सरकार हटेर जाने दाबी गरिन्। मुख्यमन्त्रीले एनआरसीको विरोध गर्दै यसको निम्ति भारतीय जनता पार्टीको तीव्र आलोचना गरिन्। उनले पश्चिम बङ्गालको 42वटै लोकसभा आसनहरूमा यसपालि पनि टीएमसीको जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै दार्जिलिङ लोकसभा समष्टिबाट पनि अमरसिंह राईको विजय निश्चित भएको बताइन्। कार्यक्रमलाई मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ, नारी मोर्चा अध्यक्ष छिरिङ दाहाल, प्रार्थी अमरसिंह राई लगायत अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने एक दफे पहले हमको मौका दिया चुनाव में आप लोगों के पास आके 2-4 बात कहने के लिए। हमारा बाएं साइड में भी बहुत सारे भाई बहन हैं, इसी के लिए मैंने सोचा मैं इधर से भी बोले तो सुविधा ही होगा। तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? हमारा गौरव है गोरखा सेना, हमारा जो जवान है, जो गोरखा हमारा कंटिंजेंट देश के लिए बहुत सारे काम किया, कुर्बानी दिए हैं। चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे कार्सियांग हो, चाहे कालिम्पोंग हो, चाहे मिरिक हो, चाहे बंगला हो, चाहे हिंदुस्तान हो,
मैं सबको अभिनंदन करने चाहूंगी और सैल्यूट करने चाहूंगी। इसका बाद मैंने जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगी कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थित तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार अमर सिंह राय तपाई को बहुमूल्य वोट दिनुस। ये मेरे नम्र निवेदन हो। हमारा दार्जिलिंग भाइयों को बहनों को, हमारा बिजनेसमैन, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा स्टूडेंट, हमारा न्यू वोटर्स, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वोट जो भी आप लोग हैं और जो भी हमारा बात सुन रहा है, तुम लड़ो। एमएलए इलेक्शन में आप लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, हम आपको मदद करेंगे। एमपी इलेक्शन में आप मेरे को मदद करो कि एमपी इलेक्शन में दिल्ली को कैप्चर करना है, दिल्ली को दखल करना है, दिल्ली में सरकार बनाना है, दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व में दिल्ली सरकार बनेगा नेक्स्ट। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें हम लोग 42 में 42 सीट लेके जाएंगे। जैसे हमारा इधर का पूरा काम हो, आपका भी काम हो। अब तो बीजेपी को दिया था, मिनिस्टर भी हुआ था उन्होंने, एक भी नहीं किया। कोई काम किया है? 5 साल में शकल देखा है? ना तो दार्जिलिंग, ना तो कलिम्पोंग, ना तो कर्सियंग, ना तो मिरिक, ना तो मटिगड़ा, ना तो फाशीदवा, ना तो चोपड़ा। अभी वर्धमान भागा, दिल्ली से हट जाएगा, इसी के लिए अभी वर्धमान में चला गया, वर्धमान जिला में। तो अभी क्या बोलेगा? पहले तो बोला था मैं गोरखालैंड देंगे, इसी के लिए मेरे को वोट दो। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? तो आज भाग गया, और भागने के बाद आज चला गया इधर सुविधा। और बीजेपी कभी नहीं आता है, बात नहीं करते हैं। मैंने सुना कालिम्पोंग में आके मीटिंग करके बड़ा बात करते हैं। चुनाव के लिए खाली आएंगे, उसका बाद भाग जाएंगे। एक हमारा कोई भी काम नहीं है। मैं दार्जिलिंग में कितना दफे आई हुई है, कितना दफे, 3 महीने बाद हम आते हैं, 100 दफे हम आया। लेकिन बीजेपी पार्टी, आप लोगों को मैं पूछती हूं कि आप लोग चुनाव का जीतने का बाद भी, बिमल गुरुंग जी ने बीजेपी को चुनाव में जिताया था, सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया का। उसका बाद दार्जिलिंग में आप लोग कभी आया? कभी नहीं आया। कभी दार्जिलिंग के लिए कुछ किया? कभी नहीं किया। कभी दार्जिलिंग का भाई बहन के लिए कुछ सोचा? कभी नहीं सोचा। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बात कह रहा था, आप लोगों ने रो रहा था नहीं दिया। मैं बोला भीख मांगो मत, मैंने दे दिया। आपका दिल्ली, आपका बंगाल का ही यूनिवर्सिटी का नहीं होगा। मैं तो कुछ नहीं मिलके भी आते थे। मेरे को ना था एमएलए, न थे काउंसिलर, ना एमपी। जब दार्जिलिंग में लोग आग जलाता है इलेक्शन का नाम पे, और दिल्ली लोगों ने मदद देते हैं कि आप लोग जितना डिस्टर्ब हो तो उन लोगों को पॉलिटिकल फायदा होगा। ये लोग नहीं चाहते कि दार्जिलिंग आगे बढ़े, कालिम्पोंग आगे बढ़े, कर्सियंग आगे बढ़े, मिरिक आगे बढ़े। आपका एक पहाड़ का साथ हमारा नीचा में चोपड़ा है विधानसभा, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्रों में माटीगड़ा है, फाशीदेवा है, सिलीगुड़ी है, जिसमें नक्सलबाड़ी विधाननगर सब है। मैंने पहले अमर सिंह राय जी के लिए हमने माटीगड़ा फाशीदेवा में मीटिंग कर लिया। मैं करके आया उनके लिए। मैं कल चोपड़ा गया था, मैं चोपड़ा में भी अपील करके आया। इसका बाद आज दार्जिलिंग करेंगे,
दार्जिलिंग कालिम्पोंग लेकर, कालिम्पोंग भी मैं बहुत जाते हैं, फिर हम कल कार्शियांग में भी करेंगे। दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव में मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ, कोई कह रहा है वो तो भूमिपुत्र नहीं है, तो अमर सिंह राय कौन है? दार्जिलिंग का एमएलए कौन था? अमर सिंह राय था। तो जब बीजेपी का साथ रहते हैं और विमल गुरुंग का साथ रहते हैं तो वो भूमिपुत्र हो जाता है, और हमारे साथ जाने से भूमिपुत्र नहीं होता है। एक क्या है, एक क्या डबल स्टैंडर्ड बात है। मैंने तो दिल्ली में किसी को लेके आके नॉमिनेशन नहीं दिया। जैसा सुरिंदर सिंह हलुआ आया, दिल्ली से आया, हलुआ खा के भाग गया। अभी देखो मणिपुर से एक को ले आया, मणिपुर का रहने वाला है, मणिपुर से एक आदमी को ले आया, 2 दिन कैंपेन करेगा, थोड़ा रुपया बटेगा, थोड़ा इधर उधर करेगा, फिर भाग जाएगा। काम है। विमल गुरुंग का इतिहास अभी खत्म हो गया है। जो मौका उनका मिला था, जो मौका लेके काम करना था, आज भी उनका साथ जो दोस्त है, मैं आप लोग हमारा एनिमी नहीं है, मैं सबको भाई बहन का तरह मानती हूँ। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, ये लोगों को मदद मत करो। ये लोग दार्जिलिंग का भाई बहन को प्यार नहीं करते हैं, रुपया लेके विदेश भागता है और अपन का रुपया करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी नहीं देखता है। अमर सिंह राय को हम इसी के लिए किया। एक बात पे आपका पता है, हम दार्जिलिंग में इंडस्ट्री मीट किया था, वो दिन हम एक कमेटी बना के उनका चेयरमैन अमर सिंह राय को किया था। मैंने बोला था देखो दार्जिलिंग के लिए 3 दफा प्लानिंग होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक मिड टर्म प्लानिंग और एक फुल टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए। हम उनको बोला था आपको हम 6 महीने टाइम देते हैं, आप इसको बना के मेरे को पास दे दीजिए। मैं देखा 1 महीना का अंदर में उन्होंने प्लानिंग बना के पेपर सबमिट कर दिया मेरे को। मैं सोचा इतना आदमी अच्छा आदमी दार्जिलिंग में होता है तो दार्जिलिंग में प्लानिंग तो करना जरूरी होता है। ऐसा लोगों को करना चाहिए जो लोग आने वाला दिन में आप लोगों को भविष्य के लिए काम करने के लिए कभी लोग नियर, जोगी, खास, राय, चिनौर, खामी, अखा, दीवान एंड धीमन, ये लोगों को हम लोगों ने बोला था कि इसको मेरिट लिस्ट में लेके इसको शेड्यूल ट्राइब करना चाहिए। कितना दिन पहले दिया? 2014। आज कितना साल है? 5 साल हो गया। एक भी मौका नहीं मिला, एक भी काम नहीं करता, एक भी काम नहीं करता। लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट से हम कैबिनेट में पास करके दिया से करना चाहिए, तब भी नहीं किया। इसको बाद वोट मांगते हैं। पूछिए, मैंने विनय और मिस्टर अमर सिंह राय तो एनआरसी करेगा। हम बोला तुम करके देखो ना, तब देखेगा क्या होता है। इधर में इतना सुविधा नहीं है, हम कभी नहीं करने देंगे। एक भी सीट मिलेगा नहीं। अभी दिल्ली का चुनाव है, कहते हैं बंगाल को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले दिल्ली संभालो, उसके बाद बंगाल को मत सोचना। दिल्ली में तो 0 हो जाएगा। और एक आ गया अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप। पता है आप लोगों को क्या है? फिर एक बिल आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। कोई पार्टी ने इसको अपोज नहीं किया, हमारा पार्टी फर्स्ट किया है। हमारा 46 एमपी, हमारा 34 लोकसभा का है, हमारा 13 हमारा राज्यसभा का है, हमारा 47 एमपी मिलके इसको अपोज किया है। इसी के लिए अभी पास नहीं हुआ, लेकिन वो फिर आएंगे तो कर देंगे। वो नहीं आएंगे, उसमें क्या बोला? 5 साल के लिए आपको फॉरेनर होने पड़ेगा। पहले 5 साल के लिए आपको सिटीजनशिप नहीं रहेगा।
आप जो वोट देते हैं, स्कूल में जाते हैं, नौकरी करते हैं, आप लोगों को 5 साल के लिए फॉरेनर बना देगा। 5 साल में आप अगर एकदम फॉरेनर हो गया तो आपका भविष्य क्या रहेगा? उसका बाद मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ऐसा तरीका हो गया है, ऐसा झूठा बात करते हैं। अभी देश का आजादी खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। ये लोग पता है, मिरिक पता है, दार्जिलिंग का नेहरू रोड पता है, चिड़ियाखाना पता है, हिमालय माउंटेनियर्स पता है, दार्जिलिंग को स्कूल को पहचानता है, दार्जिलिंग को लड़का लड़की को पहचानता है। हेलीकॉप्टर में आया, बागडोगरा से कालिम्पोंग में उतारा, भाषण देगा, चला जाए, वोट दे दो। क्यों देंगे? क्यों देंगे? किसके लिए देंगे? पूछिए 5 साल आपने क्या किया हिंदुस्तान के लिए? दार्जिलिंग में तो कुछ नहीं किया। आप बोलो हिंदुस्तान के लिए क्या किया? कालिम्पोंग में मैं तो नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया कि नहीं दिया? और लोग कहते थे नया डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया। तो काश्यप DDSC को पालादेखि 1200 सहित पार्यो। अहिले म सम्झिन्छु त्यति बेला भारत इन्डो नेपाल ट्रिटी किन चलाउनु पर्यो? किन मान्नु पर्यो? यो सबै हाम्रो नेताहरूको रङ स्ट्रेटेजीले गर्दाखेरि आज जनताले दुःख पाएको। आज नेशनल आइडेन्टिटी हामीले मान्नु, हामी पेट्रियटिजम देशभक्तको शिखरमा पुग्नु हो। हामी भारतप्रतिको हाम्रो देशभक्तिको प्रमाण हो that we are hunting for Indian national identity। त्यो हाम्रो प्रमाण हो, हाम्रो भारतप्रतिको हाम्रो त्यो परिचय हो, हाम्रो श्रद्धा हो, भक्ति हो। तर यस्तो श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक पेट्रियटिक इस्युलाई हाम्रो नेताहरूले बादरको हातमा नरियल भनेको जस्तो चलाउनु नजानेर आफैहरू त मौज मजामा बितायो। तर हाम्रो सन्तानलाई जो गोर्खाल्यान्डको लागि बाटोमा निस्किनेहरूलाई गोलीको शिकार बनायो, केस लगायो। 86 मा पनि हेर्यो, जनतालाई आफ्नै सिपिएम र जेएनएलएफले जति जेएनएलएफले सिपिएमलाई मारेको थियो, जति सीआरपीएफले 1200 शहीद बनाएको थियो भन्दा त्योभन्दा बेसी हाम्रैहरूलाई यो पहाडमा मारेको छ। त्यो कारणले गर्दा आज आन्दोलनको नाममा बाटोतिर हिँड्दा छसक कानमा सुन्नु आउँछ, विनय तामाङले बाटो बेच्यो, अनित थापाले गद्दारी गर्यो भनेर भन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 86 को आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको लागि भएको थियो। ट्राइपाइट मिटिङमा गोर्खाल्यान्ड ड्रप गरेर DDSC थाटेको इतिहास आलै छ। 21 वर्ष केही सरकारसँग, रातो पार्टीसँग साँठगाँठ गरेर अडिट पनि नगराई हाम्रो सन्तानलाई केही नदिएर आफ्नै पार्टीको मात्रै मौज मजा गरेर 21 वर्ष बिताएको यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। सुँगुरले पनि नुनिया चामल खान्छ गोर्खाल्यान्ड पाएर भन्ने आप्पाको। सुँगुरले नुनिया चामल खायो आप्पा, तपाईको आत्माले देख्छ भने म भन्दैछु। तपाईले भन्नु भएको थियो गोर्खाल्यान्ड गएपछि सुँगुरले पनि नुनिया चामल खान्छ। हो, सुँगुरले नुनिया चामल खायो आप्पा, तर तपाईको काउन्सिलरको सुँगुरले नुनिया चामल खायो। गरीबको घरमा पकडा चामल पनि पुगेन। आजको यस ऐतिहासिक स्थलमा, ऐतिहासिक जनसभामा कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आउनुभएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेतृत्ववृन्द अनि कार्यकर्ता समर्थक, अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसका नेतृत्ववृन्द अनि समर्थक कार्यकर्ता, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा, गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा, हिल टिएमसीका सम्पूर्ण नेतृत्ववृन्द अनि कार्यकर्ता, चिया कमान अनि सिन्कोना बगानका श्रमिक संगठनका नेतृत्ववृन्द, साथसाथै चिया बगान अनि सिन्कोना बगानमा खटी खाने हाम्रा प्यारा गोर्खे सन्तान,
साथसाथै GI डेभलपमेन्ट एरियाका ल्यान्ड ओनर्सका विभिन्न प्रतिनिधिगण अनि उहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चारैवटा म्युनिसिपालिटीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनि काउन्सिलर महोदय महोदया, 16वटा डेभलपमेन्ट बोर्डका चेयरम्यान अनि भाइस चेयरम्यान अनि उहाँका सहयोगी साथीहरू, जनजाति सङ्घर्ष समितिका सम्पूर्ण नेतृत्ववृन्द, सरकारी कर्मचारी युनियनका नेतृत्वहरू, GK का इम्प्लोइज युनियन, GK कन्टिन्जेन्ट मेन्युअल, महाविद्यालय अध्यापक सङ्गठन, माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन, हिल तराई प्राइमरी टिचर्स अर्गनाइजेसन, volunteer teachers, verified teachers, new setup teachers, supplementary teachers, headmasters association, MSK, SSK, ICDS, Chamber of Commerce, Hotel Association, JUSLO, Himalayan Transport Joint Action Committee, पथपछाडे सङ्घ, साथसाथै भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिक सङ्गठन, माडवाडी साहित्य समिति, भोजपुरी युवा मञ्च, मुस्लिम सङ्गठनका विभिन्न सङ्गठनका नेतृत्ववृन्द, टिबेटन हिन्दू सङ्गठनका नेतृत्ववृन्द, बिहारी समुदायका सङ्गठनका नेतृत्ववृन्द, बङ्गाली जातिका सङ्गठनका नेतृत्ववृन्द, जातिगत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका नेतृत्ववृन्द अनि कार्यकर्ता, भाषा साहित्य कला सङ्गीत संस्कृतिका सम्पूर्ण संस्थानहरूका विभूतिगण, विविधतामा एकता सन्देश प्रदान गर्ने सबै धर्मका मेरा अति विशिष्ट धर्मगुरुहरू, साथसाथै राष्ट्रको मेरुदण्ड मेरा युवा भाइ बहिनी अनि विद्यार्थी नानीहरू र आजको यस चुनावी सभालाई सम्प्रसारण गर्नको निम्ति आउनुभएका सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, साथसाथै आजको यस विराट जनसभालाई कुनै प्रकारको असुविस्ता नहोस् भन्न खातिर दार्जिलिङ पुलिसका SP अनि सम्पूर्ण पुलिस अधिकारी अनि उहाँका कर्मचारीहरू, साथसाथै दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासन सबैलाई आजको सम्पूर्ण उपस्थितिमा आउनुभएका सबैलाई आफ्नो सम्बोधनमा राख्दै यो कुराको हनान भन्दिन यो चुनावमा म, कारण मैले देखे 1950 सालको धारा 7 सन्धिको धारा 7 हटाएको हुनुपर्छ। यही कुरा मैले सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई भनेको हो। यही कुरा मैले भन्दाखेरि हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिस, हाम्रो सेफ्टी र सेक्युरिटीको कुरा आउँछ गोर्खाहरूको, भारतवर्षभरि छरेको गोर्खाहरूको आउँछ भने इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटीको क्लज 7 लाई रिभ्यू गरेको हुनुपर्छ, रिभाइज गरेको हुनुपर्छ अनि एमेन्डमेन्ट गरेको हुनुपर्छ ताकि क्लियर डिमार्केसन नेपाल र इन्डियामा भएको हुनुपर्छ। आज तपाईँ र हामी पासपोर्ट बेगर पशुपति नगर जान्छौँ, पासपोर्ट बेगर नेपाल पस्छौँ, नेपाल गभर्मेन्ट पासपोर्ट बेगर आउँछ। अब त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डर लागेको हुनुपर्छ ताकि नेपाली भाषी नेपालमा बस्ने नेपालीहरू नेपालका हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। अनि नेपाली भाषी गोर्खाहरू जुन भारतमा बसेको छ अलग हुनुपर्छ माग यो भनेका छौँ। र यो हुनु त अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो। यो चुनावको मुद्दा भए तापनि चुनाव सकेर गर्दा पनि म विनय तामाङ चाहिँ गोर्खाको मुक्ति मोर्चा पार्टीले चाहिँ यो कुरा अगाडि बढाएर लान्छौँ। जो अरू नेताले लगेर गएको छैन, हामी तपाईँलाई वचन दिन चाहन्छौँ, यसमा हामी लागि परेका हुन्छौँ, यो तपाईँलाई वचन दिन चाहन्छौँ। जबसम्म 1950 सालको धारा 7 लाई रद्द गरिँदैन तपाईँ राम्रो विचारमा विदेशीको लान्छामा लागि नै रहन्छ, यो मेटाउनु पर्छ। हो स्वर्गीय सुभाष घिसिङले यो कुरा उठाएर लगेको थियो तर बिचमा अड्काएर राखेको थियो, त्यो बिचको कुरोलाई उठाएर आज हामी बोकेर जाँदैछौँ। तर आज यहाँ NRC को कुरा आउँदैछ फेरि। अस्ति भन्यो अमित शाहले के भन्यो अलिपुरद्वारमा बङ्गालमा NRC लगाउँछौँ हामी भनेर भन्यो। हामीले विरोध गर्यौँ। बङ्गालमा NRC लगायो भने हामी सडकमा ओर्लिन्छौँ भन्यो। लगत्तै पछिबाट नरेन्द्र मोदी आए यहाँ उत्तर बङ्गालमा। उसले के भन्यो भने NRC ले
पहाडलाई चाहिँ छुँदैन। आज नरेन्द्र मोदीलाई म भन्न चाहन्छु यो मञ्चबाट, पहाडको कुरा नगर तिमीले, गर्छौ भने भारतवर्षभरि छरेको गोर्खाको कुरा गर। हामीलाई शान्तिसँग बस्नु छैन जबसम्म हाम्रो सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरू शान्ति हुँदैन, तबसम्म हामीलाई शान्ति हुँदैन। अन्तमा गएर डिजिएसी एकर्डमा साइन भयो। तत्पश्चात 21 वर्ष गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन उठिदिएन। अनि गएर 2007 सालमा फेरि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन विमल गुरुङको नेतृत्वमा उठेर गयो। 2007 सालमा पनि आन्दोलन भयो। 2011 मा आएर जिटिएको एउटा सम्झौता भए पश्चात त्यो गोर्खाल्यान्डको माग अड्केर गयो। फेरि 2013 मा आन्दोलन भयो। 2017 मा पनि आन्दोलन भयो। हाम्रो सन्तानहरू धेरै मारिए। तर आज तपाईहरुले भन्नुहुन्छ, हामीले पनि भन्छौं, हामीले मागेको माग 110 वर्ष पुग्यो तर किन भएन भन्ने कुराहरू भन्नुहुन्छ। तर आजको मञ्चबाट तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि यो कुरो अघि पनि पूर्व वक्ताहरूले भन्दै आएका थिए। 27 जुलाई हामीले शहीद दिवसको रूपमा किन मान्छौं? 27 जुलाई नभएर अरू दिन पनि मान्न सकिन्थ्यो। तर यसको अर्थ एउटै थियो, 27 जुलाईमा त्यस्ताको आन्दोलनमा 86 को आन्दोलनमा स्वर्गीय सुभाष घिसिङले यदि गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने त्यो भन्दा अगाडि भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 सालको धारा 7 लाई चाहिँ रद्द गरेको हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर उक्त दिन धारा 7 लाई सम्पूर्ण पहाडमा तराईमा डुवर्समा जलाउने आदेश भएकोले गर्दाखेरि यहाँ जलाइँदाखेरि कालिम्पोङमा निर्मम हत्या भएको थियो, गोलीकाण्ड भएको थियो। र त्यो कुरो यहाँका सबै पार्टीका नेतृत्वलाई थाहा छ। गोर्खाल्यान्ड अहिले हुँदैन जबसम्म इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटीको 1950 को क्लज 7 हटाइँदैन तबसम्म हुँदैन भन्ने थाहा हुँदा पनि आज पनि आफ्नो दोकान चलाउनको निम्ति, आफ्नो पार्टीको अस्तित्व बचाइराख्नको निम्ति जनतालाई उल्टा देखाएर गोर्खाल्यान्ड भनेर आफ्नो दोकान चलाइरहेको छ। 15 मा लगाइसकेपछि 4 वर्षसम्म अहिलेसम्म हाम्रो गोर्खे दाजुभाइहरू दुःख पाइरहेको, सन्तानले दुःख पाइरहेको छ। एउटा कागज बुझायो त्यो हुँदैन, अर्कोपट्टि बजाउँछ हुँदैन। आफ्नो श्रीमतीको कागज उसको आमा बाउ र बाजेको जोडो ल्याउनु पर्छ। आज एनआरसी हामीले घोर विरोध गर्नुपर्छ। विशेष गरेर आज एनआरसीले आसामको उदाहरण दिनुपर्छ। तपाईँ हामीले आसाममा यहाँ भन्दा पनि ज्यादा गोर्खाहरू बसोबासो गर्छ, 25 लाख गोर्खा बस्छ। तर आसाममा डाउटफुल भोटर्समा 2.5 लाख गोर्खाको नाम राखिदिएको छ। त्यहाँ भोलि उनीहरूलाई खेलो गरेर नेपाल पुर्याउनु सक्छ, जसरी भुटानबाट खेलेर नेपाल पुर्याइदियो। उनीहरूकोमा कागज पत्र सबै गुनाउ गर्न पनि। तर यहाँ दार्जिलिङ पहाडमा आज चिया कमानमा बस्ने हाम्रो सन्तानहरूमा पर्जापट्टा छैन। सिन्कुना बगानमा बस्नेहरूको पर्जापट्टा छैन। डिआइफोन डेभलपमेन्ट एरियामा बस्नेको कागज पत्र, जमिनी कागज पत्र ठीक छैन। यही बजारमा बस्ने म्युनिसिपालिटीको लिज ल्यान्डमा बस्नेको कागज पत्र अप टु डेट छैन। भोलिको दिनमा एनआरसी लाग्यो भने, यहाँ लागू भयो भने तपाईँ र हामीलाई जसरी भुटानबाट खेलेको त्यस्तै प्रकारले प्रशस्त मात्रामा हामी तपाईलाई यहाँबाट खेलेर नेपाल पुर्याउँछ।